मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोलिजन के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है। इस कोलिजन के ऊपर जो बेस करके फॉर्म किया गया है, जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के इक्वल दिया है, और मैंने यहाँ पर ऐसे इसका वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट किया और इस साइड की ओर एक बॉल को ले जा करके हिट किया। ये एंगल मैंने थीटा के इक्वल लिखा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू मैंने फाई के इक्वल लिखा। तो जब पार्टिकल इसके ऊपर कोलाइड हो रहा होता है तो इस सरफेस को मैंने कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस रखा। तो इस पॉइंट पर ये u स्पीड से आ रहा है, तो इसकी एक स्पीड इस डायरेक्शन में और एक स्पीड इस डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, तो ये एंगल थीटा, तो u cos थीटा इस साइड की ओर आएगा और u sin थीटा इधर की ओर आएगा। जब ये रिफ्लेक्ट होकर के v वेलोसिटी से इस साइड की ओर यहाँ पर आता है तो इसका इधर की ओर ये एंगल फाई, तो इधर की ओर v cos फाई आता है और इस साइड की ओर v sin फाई के इक्वल आता है। तो फ्रिक्शनलेस होने के कारण v sin फाई इज इक्वल टू यहाँ पे u sin थीटा के इक्वल आता है, और v cos फाई की वैल्यू जो आता है, v cos फाई की वैल्यू जो आता है वो रिफ्लेक्ट हो करके जब आता है तो उसका मैग्नीट्यूड e टाइम्स फर्स्ट u cos थीटा का हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल या फिर कह सकते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो अपने मैग्नीट्यूड में e टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे e मल्टीप्लाई u cos थीटा के इक्वल आएगा। इसमें डिवीजन किया तो tan फाई इज इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा डिवाइडेड बाई e के इक्वल आता है। ये एक रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया जो कई क्वेश्चन में, जब कोलिजन का क्वेश्चन आता है तो कई क्वेश्चन में ये हेल्प करता है हमें सॉल्व करने के लिए। तो एक पहले बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पर इसमें डिस्कस किया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है इस वाले पार्ट में, हमारा क्वेश्चन का पार्ट क्या है यहाँ पर कि एक इस तरीके से सिलिंड्रिकल सरफेस दिया है जो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस दिया है जो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस यहाँ पे सिचुएटेड है, और यहाँ पर एक बॉल जो दिया हुआ है उस बॉल को इस पॉइंट पर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के इक्वल है, जमीन फ्रिक्शनलेस है, इस वॉल से ऐसे टक्कर खाता है, ग्रेविटी यहाँ पे नहीं लेना है, ग्रेविटी इस साइड क्यों नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर एक तरीके से ऐसे मान करके चलिए कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये सिलिंड्रिकल वॉल है। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो इस वॉल से कोलाइड होकर के इधर की ओर आएगा, तो यहाँ से कोलाइड होकर के इस साइड की ओर आया, फिर कोलाइड होकर के इस साइड की ओर आया, फिर कोलाइड होकर के इधर की ओर आया। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हर जगह ई के इक्वल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता करना है कि अल्टीमेटली ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही अप्रोच कर जाए। अब इस पूरे कंडीशन पे यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट पे इसकी कंडीशन पे रखें तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल थीटा के इक्वल बनेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू का मैंने थीटा 1 लिख लिया। फिर ये यहाँ से कोलाइड होकर के आगे की ओर बढ़ा, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ा तो ये इस पोजीशन पे जा करके कोलाइड हुआ। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल की वैल्यू थीटा 1 के इक्वल निकल करके आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इधर एंगल मैंने थीटा 2 के इक्वल लिख लिया। फिर ये थर्ड पोजीशन पे कोलाइड करता है, रेडियस, तो अगेन ये एंगल थीटा 2 आएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पर थीटा 3, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा 3, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस। अब ये फोर साइड्स से कनेक्टेड एक पॉलीगन बन गया, तो इनके चारों एंगल का सम जो आएगा वो 360 के इक्वल यहाँ पे निकल करके आएगा, ठीक है। तो ट्वाइस थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 360 के इक्वल आएगा। थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब ये रिलेशन तो हम लोगों ने डेवलप कर लिया।
अब हमें बाय एनी मेथड थीटा की वैल्यू पता करना है जिससे ये कोलाइड होकर के वापस इनिशियल पोजीशन पे ही अप्रोच कर जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3 कर लिया। और अब हम चाह रहे हैं कि हम उस रिलेशन को यूज करें जो रिलेशन हम लोगों ने अभी डेवलप किया था। वो रिलेशन जो डेवलप किया था उसके लिए हम यहाँ पे इसके tan की वैल्यू लिख लें, तो tan यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3, दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3 के इक्वल आएगा। तो इस रिलेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो tan थीटा प्लस tan थीटा 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा 1 की वैल्यू आएगी। और राइट साइड की ओर यहां पर आएंगे तो माइनस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 की वैल्यू यहां पर आए। इतना रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया। अब हमें यहां पे पता है कि tan थीटा 1 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो tan थीटा डिवाइडेड बाई ई आएगा। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट के टेंजेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाई ई आएगा। तो tan थीटा 2 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगा वो tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई ई, मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर आएगा। और tan थीटा 3 की वैल्यू जो यहां पर आएगा वो tan थीटा डिवाइडेड बाई ई क्यूब आ जाएगा। ये पूरा रिलेशन यहां पर निकल कर क्या है। अब इसी में ये फर्दर ये जो हम लोग ने सोल्यूशन यहां पे फॉर्म किया हुआ है, इसी के प्रोसेस को आगे की ओर लेकर के चले तो यहां पर tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा। जहां tan थीटा 1 है वहां पे मैंने tan थीटा डिवाइडेड बाई ई आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो ये रिलेशन अगर हमें याद रहेगा तो हमारे क्वेश्चंस के स्टेप बड़े स्मूथली हो जाएंगे। अब इसके बाद यहां पर आते हैं, इस साइड की ओर लेके चले तो माइनस ब्रैकेट क्लोज tan थीटा डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई ई क्यूब आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ई का पावर 5 के इक्वल आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां तक की पोजीशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसके बाद जो भी हमारा पोर्शन रहेगा वो सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इसमें से 1 अपॉन ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ tan थीटा प्लस tan थीटा बाई ई आ जाएगा, जो कि ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू है, तो इस पूरे कंडीशन पे इसको फर्दर लिखा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई का पावर 5। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू कितने के इक्वल आ रही है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई का पावर 5 इस साइड की ओर आ गया, इज इक्वल टू यहां पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई का पावर 3 के इक्वल आ गया। फर्दर इस प्रोसीजर को अगर मैंने आगे की ओर कंटिन्यू किया तो tan स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ ले आया और इसमें tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई का पावर 3, ई का पावर 3 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ई का पावर 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में देखो क्या बच जाता है, 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। और राइट साइड दूसरी तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू इस साइड की ओर यहां पर है, इसको मैंने इधर की ओर लाया है, इसको इस साइड की ओर ले जाएंगे। जैसे ही दूसरी तरफ यहां पर इसको इस साइड की ओर लेकर के गए, ये टर्म्स इस साइड की ओर यहां पर आया, ये टर्म्स इस साइड की ओर यहां पर जब निकल कर क्या आएगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो इधर ये माइनस साइन फर्दर इस प्रोसीजर में करेक्शन के पॉइंट पर रख लेते हैं। ये माइनस साइन ये इधर की ओर आया माइनस है, और ये 1 इस साइड की ओर जब जाएगा तो माइनस वन अपॉन ई स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ई का पावर 3 के इक्वल आ गया। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स
ई का पावर 3/2 ये प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन को स्मूथली सॉल्व करने के लिए हमें बस एक पॉइंट याद होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हो तो रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू या tan फाई, अगर फाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई ई रखना, बस प्रिकॉशन रखना, सरफेस स्मूथ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है और इसमें हम उस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे हमें पता है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितने के इक्वल आता है, 0 के इक्वल। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें ऐसे पॉइंट को चेक करना है जहां पर रिएक्शन एंडोथर्मिक से किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा क्यू होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है क्योंकि सिस्टम उसमें हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा क्यू नेगेटिव आता है क्योंकि उसमें से हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का साइन कन्वेंशन यहाँ पर आता है। तो जब यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस में एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर अप्रोच कर रहा होगा तो उस वक्त बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पे डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल होगा। हमें बस उस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, जैसे इस पूरे पार्ट पे आए तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम एंड वाई एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यू रिप्रेजेंटेड है और एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ नीचे के डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू 3p0 के इक्वल दिया है और इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू v0 के इक्वल दिया है। ठीक है, प्रेशर इनिशियली 3p0 और वॉल्यूम v0 के इक्वल दिया है। इस साइड की ओर वॉल्यूम 3v0 और करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू p0 के इक्वल दिया है। तो इसमें हमें वॉल्यूम और प्रेशर की पोजीशन पता करनी है जहां पर जा करके ये एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक से दूसरे रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहां पे डी क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल यहां पर आ जाए। सबसे पहले आप इस प्रोसेस की कंडीशन पे यहां पर आएंगे तो इस प्रोसेस में इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वल आए। तो y एक्सिस पे प्रेशर यहां पे सिचुएटेड है तो यहां पे मैंने प्रेशर लिख लिया, स्लोप m के इक्वल, x की वैल्यू वॉल्यूम प्लस c के इक्वल आएगा। तो इसके स्लोप की वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे 2p0, यहाँ पे 2v0, तो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस p0 अपॉन v0 इंटू वॉल्यूम प्लस c के इक्वल आएगा। इसमें कोई भी एक वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जिसमें प्रेशर की वैल्यू 3p0 एंड वॉल्यूम की वैल्यू v0 पुटअप करते हैं तो 3p0 माइनस p0 अपॉन v0 इंटू v0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू 4p0 के इक्वल आता है। तो हमारा इक्वेशन बन गया p इज इक्वल टू माइनस p0 अपॉन v0 इंटू v प्लस 4v0। ये इक्वेशन हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में फॉर्म कर लिया। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ये इक्वेशन का हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा फर्दर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला हमने ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इक्वेशन फॉर्म कर लिया। दूसरा, इस रिएक्शन की कंडीशन पे कहीं पर अगर हम आए तो हमें जज करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डी क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल आता है, क्योंकि जहां पर डी क्यू की वैल्यू 0 होगा उसके जस्ट पहले या तो डी क्यू और उसके जस्ट बाद डी क्यू की वैल्यू का साइन चेंज हुआ होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा।
तो उस केस में dq की वैल्यू अगर 0 के इक्वल निकल करके आती है, ठीक है, dq की वैल्यू 0 के इक्वल निकल करके आता है, तो dq इज इक्वल टू du प्लस dv की वैल्यू dw की वैल्यू यहां पर आता है। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। जिस जगह पर ये एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ होगा, उस जगह पर dq की वैल्यू कितने के इक्वल आया होगा, 0 के इक्वल। तो ये इक्वेशन की वैल्यू मैंने 0 के इक्वल लिखा। अब जैसे ही इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल लिखा, तो du इज इक्वल टू यहां पर जो निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई 2 nr dt की वैल्यू निकल करके आएगा। f डिवाइडेड बाई 2 nr dt की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। तो अब f डिवाइडेड बाई 2 nr dt में f डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये मोनोएटॉमिक गैस है। अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस का F3 के इक्वल निकल करके आता है। तो यहां पर 3 डिवाइडेड बाई 2 nr dt लिखा, दैट इज इक्वल टू दैट इज प्लस pdv इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। अब nr dt की वैल्यू जो यहां पे निकल करके आ रहा है, nr dt की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आया दैट इज d टाइम्स pv की वैल्यू यहां पर आएगा। pv इज इक्वल टू nrt के इक्वेशन से इसकी वैल्यू को हम आगे क्यों प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर 3 डिवाइडेड बाई 2 nr dt की जगह पे 3 nr dt की जगह मैंने लिखा dp इंटू वी प्लस dv इंटू p, ये ब्रैकेट क्लोज, 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस ट्वाइस pdv इज इक्वल टू 0 के इक्वल निकल करके आएगा। ठीक है, ये फर्दर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट यहां पे यूज किया, डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू यूज किया। इसको आगे की ओर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पर dp इंटू वी जो यहां पर सिचुएटेड उसको अलग कर लिया, pdv का टर्म्स यहां पे 3 pdv, यहां पे 2 pdv, तो इस पूरे कंडीशन पे आ जाएंगे तो थ्राइस v dp प्लस 5 pdv की वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। और इक्वेशन में pv से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 dp डिवाइडेड बाई p का टर्म्स आएगा और यहाँ पर 5 dv डिवाइडेड बाई v का टर्म्स आएगा दैट इज इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये प्रोसेस की वैल्यू जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस पूरे कंडीशन पे, इस पूरी वैल्यू की वैल्यू अगर इंटीग्रेट करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन में ये कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। जैसे इस पूरे कंडीशन पे यहाँ पर आएंगे तो ये आएगा 3 lnp प्लस यहाँ पर 5 lnv इज इक्वल टू 0 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पूरे कंडीशन में pv का पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, 0 की जगह हमने यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो हमने इंटीग्रेट करके चेक किया कि उस पॉइंट पर pv का पावर 5/3 मतलब pv का पावर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन आएगा। इसको इंटीग्रेट करने के बजाय हम इस प्रोसेस को यूज कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको यूज कर लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर जो कंडीशन निकल करके आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंडीशन निकल करके आ रही है उसको मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूँ तो यहाँ पर इस पूरे केस में dp डिवाइडेड बाई dv, dp डिवाइडेड बाई dv दैट इज इक्वल टू माइनस 5p dp डिवाइडेड बाई dv दैट इज माइनस 5p डिवाइडेड बाई यहां पर जो निकल करके आएगा थ्राइस v की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा। मतलब उस पोजीशन पे जो स्लोप की वैल्यू है वो -3p डिवाइडेड बाई -5p डिवाइडेड बाई 3v के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। इंटीग्रेट करते तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता। अभी हमें उसी स्लोप्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। इसका मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता तो उसका ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर जाता, उसका ग्राफ इस तरीके से जाता और जिस जगह पे टच कर रहा होता उस पॉइंट पे उस लाइन का स्लोप और उस एडियाबैटिक ग्राफ के स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। उस पर्टिकुलर पोजीशन पर वॉल्यूम की वैल्यू v और करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू को मैंने p के इक्वल लिख लिया।
तो इस पॉइंट पर जहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डी क्यू की वैल्यूज कितने के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल निकल करके आएगा। तो अब इस लाइन का स्लोप हमें पता है कि इस लाइन का स्लोप माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट के इक्वल है, ठीक है ना, माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट के इक्वल है, माइनस साइन हटाया तो यहां से इक्वेशन हम लोग को मिल गया कि प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई वी के इक्वल है। ये एक रिलेशन मिल गया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहां पर इस लाइन का टेंजेंट और एडियाबैटिक कर्व के टेंजेंट की वैल्यू सेम है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये टच कर रहा है तो डी क्यू की वैल्यू उस पॉइंट पर कितने के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल निकल करके आएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डी क्यू की वैल्यू 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट को अप्लाई करने के लिए पी की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। पी की वैल्यू इसमें पुटअप किया तो 3 पी नॉट वी डिवाइडेड बाई 5 वी नॉट, एक इक्वेशन यहां पे मिला, दैट इज इक्वल टू माइनस पी नॉट वी डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस 4 पी नॉट की वैल्यू आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में पी नॉट का टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसकी वैल्यू को इधर की ओर लेकर के आए तो यहाँ पर वी नॉट वी डिवाइडेड बाई वी नॉट सम किया तो यहाँ पर 8 वी डिवाइडेड बाई 5 वी नॉट की वैल्यू आया, दैट इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। v की वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई करने पर 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल निकल गया। तो v की वैल्यू तो उस इंस्टेंट पे कैलकुलेट होकर के आ गया, v की वैल्यू उस इंस्टेंट पे कैलकुलेट होकर के आ गया। अब इसी वैल्यू को प्रेशर के पॉइंट पे अगर हम यूज करें तो p इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको 3 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। वी नॉट यहाँ पर v की जगह यहाँ पे ये वैल्यू रखा इनटू पी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट करेंगे तो वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल पी नॉट की वैल्यू आएगा। ये प्रेशर और साथ साथ पे वॉल्यूम पता चल गया जिस इंस्टेंट पर ये प्रोसेस जस्ट डी क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल है। मतलब उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे कंसंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी कंप्लीटली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है, और इसको अगर हम फॉर्मूले के बेसिस से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें हमें लॉजिकली चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो इसमें ट्रिक रहेगी, ठीक है ना, ट्रिक्स रहेगा, और लॉजिकली उस वाले पॉइंट को हम लोग सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे। अब जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके से हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q1 स्टोर है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू Q1 इस तरीके से स्टोर है, ये Q1 चार्ज यहां पर स्टोर है, ठीक है। और इस हेमिस्फेरिकल के सेंटर पे एक दूसरा हेमिस्फेयर रखा हुआ है, लेकिन वो किसी एंगल पे रखा हुआ, इस तरीके से रखा, और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q2 स्टोर किया गया, ठीक है ना, चार्ज Q2 स्टोर किया गया, और दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिया हुआ, ये कुछ एंगल थीटा के इक्वल दिया हुआ है। तो एक पे Q1 चार्ज है, दूसरे पे Q2 चार्ज है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, जबकि एक का रेडियस यहाँ पर इस सेंटर से इस पर्टिकुलर पोजीशन तक R1 दिया है, दूसरे का रेडियस R2 के इक्वल दिया। ये फोर्स की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो किसी हेमिस्फेयर का अगर हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकालना चाहें तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर तो केवल पॉइंटेड चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो इसमें अगर हम लोग पॉइंट सोचना चाहें तो इसमें क्या पॉइंट रहेगा कि कंप्लीट अगर स्फेयर हो जाता है और हॉलो स्फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज रहता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है,
तो उसके अंदर कोई भी सिस्टम रहे तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, 0 के इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चाहे तो हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली या फिर ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट हमें ना पड़े। तो जैसे इस पूरे केस में मैंने क्या किया, ये आउटर वाले स्फीयर को कंप्लीट ऐसे कर दिया, कंप्लीट इस तरीके से कर दिया, और इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर भी चार्ज की वैल्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी अगर ये कंप्लीट स्फीयर फॉर्म कर देंगे तो अंदर ये जो हेमिस्फीयर रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसके अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इसके कारण अगर इस हेमिस्फीयर के कारण इसके ऊपर फोर्स इस साइड की ओर लगा F1 फोर्स लगा, ठीक है ना, तो इस हेमिस्फीयर के कारण इसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए इधर की ओर, दैट इज F2, और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, सेम कैलकुलेट होकर क्या आना चाहिए, तभी उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि हमने आउटर वाले हेमिस्फीयर को कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके अंदर जो भी हेमिस्फीयर है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल निकल कर क्या आना चाहिए। तो F1 इज इक्वल टू F2 की कंडीशन यहां पे निकल कर क्या है। अच्छा, ये पूरी कंडीशन यहां पे निकल कर क्या आ गए। तो अभी हम इस हेमिस्फीयर की पोजीशन की बात करें, इस हेमिस्फीयर की कंडीशन पे यहां पे बात करें, तो इस पूरे के पूरे कंप्लीट स्फीयर के कारण इस पे नेट फोर्स तो 0 आ गया। मैंने इस इनर वाले स्मॉल हेमिस्फीयर को भी कंप्लीट किया, इसको ऐसे कंप्लीट किया। अब इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इस नया जो हेमिस्फीयर मैंने फॉर्म किया है इसके ऊपर भी आउटर वाले स्फीयर के कारण नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो होगा क्या, ये जो मैंने डॉटेड हेमिस्फीयर जो नया एज्यूम किया हुआ है इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड क्यों लगेगा, दैट इज F1। अगर इस हेमिस्फीयर के कारण इधर की ओर F1 लगा तो इस हेमिस्फीयर के कारण सिमेट्रिसिटी के कारण इधर की ओर F1 लगेगा, और इसके कारण इधर की ओर F2 लगा। हमें पता है F2 और F1 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। F2 और F1 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां पे जरा ध्यान से सोच करके देखेंगे तो इस वाले हेमिस्फीयर के कारण, इस वाले हेमिस्फीयर के कारण इस छोटे से हेमिस्फीयर के ऊपर इधर F1 फोर्स लग रहा है, और ये जो मैंने डॉटेड एज्यूम किया है इस हेमिस्फीयर का कारण इधर की ओर फोर्स क्या लग रहा है, F2। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कंडीशन पे वापस इसको रीअरेंज किया, वापस इस वाले हिस्से को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके यहां पर मैंने देखा तो इस छोटे वाले स्फीयर की बात करें जिसमें से ये वाला हिस्सा रहेगा, ऐसे इस साइड की ओर यहां पर रखा, तो इस हेमिस्फीयर के कारण इस पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है F1, और ये जो डॉटेड मैंने यहां पे फॉर्म किया है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F2। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। अब जो एजम्पशन करके मैंने इधर की ओर हेमिस्फीयर माना था उसको हटा दिया, उसका जो हम लोग ने यूज करना था वो यूज कर लिया। हम चेक कर लेते हैं कि चाहे इस साइड हेमिस्फीयर का पार्ट हो चाहे इस साइड हेमिस्फीयर का पार्ट हो, इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो कंप्लीट स्फीयर अगर अंदर यहां पे सिचुएटेड होता, कंप्लीट स्फीयर यहां पे सिचुएटेड होता तो उसके ऊपर F1 प्लस F2 फोर्स लगता। तो कंप्लीट स्फीयर पे जो भी फोर्स आएगा उस कंप्लीट स्फीयर पे फोर्स निकालना। तो कंप्लीट स्फीयर का तो हमें पता है कि सारा चार्ज कहां कंसंट्रेट कर सकते हैं, सेंटर पे। तो हम लोग ने इसका सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट कर दिया, तो सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे तो इस पे चार्ज Q2, इस वाले पे भी चार्ज Q2, तो यहां पे भी Q2, इस पे भी Q2, तो सेंटर पे ट्वाइस Q2 आ गया। तो हम क्या करते हैं कि इस
हेमिस्फीयर के कहा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंप्लीट स्फीयर पे जो फोर्स लगाएगा उसका जस्ट आधा फोर्स इस हेमिस्फीयर पे फोर्स लगाएगा। मतलब 2q2 पे जो फोर्स लगाएगा उसका आधा करेंगे तो q2 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। q2 पे फोर्स की वैल्यू वहां पे अप्लाई होगा। तो अब हमारा मेन पर्पस क्या हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि किसी हेमिस्फीयर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा उसको हम इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 2q2 से, तो कंप्लीट स्फीयर के ऊपर फोर्स निकल आएगा इस हेमिस्फीयर के कारण। उसका आधा कर दें, मतलब q2 के ऊपर फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे तो हमें F1 फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी कितने के इक्वल आ रही है। अब देखो इसके लिए अब हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, इस हेमिस्फीयर के कारण इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस हेमिस्फीयर के सरफेस पे एक इस तरीके से पतले पतले रिंग काटना स्टार्ट किया। ये रिंग ऐसे काटना स्टार्ट किया तो यहां से सेंटर से इसकी दूरी और ये इसके रेडियस की वैल्यू स्मॉल आर, यहां पर आ जाते हैं ये कैपिटल आर और ये पोजीशन आ जाते हैं डी थीटा, और ये एंगल लेते हैं थीटा, और ये रेडियस है स्मॉल आर, ये डिस्टेंस एक्स। तो इस रिंग के ऊपर जो चार्ज आएगा उस रिंग के चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो Q1 इसका चार्ज है, Q1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। उसको इस रिंग के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो वो आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाई ये विड्थ आ जाएगा कैपिटल आर डी थीटा। ये इसके चार्ज की वैल्यू यहां पे निकल करके आए, जहां स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता चल गई। स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो यहाँ कैपिटल आर साइन थीटा लिखा तो Q1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आएगा, आर स्क्वायर कैपिटल आर और यहाँ कैपिटल आर आर स्क्वायर आएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। इस रिंग के चार्ज की वैल्यू पता चल गई दैट इज Q1 साइन थीटा डी थीटा के बराबर है। अब इस रिंग के कहा यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी उस इंटेंसिटी की वैल्यू को लिखें तो स्मॉल के क्यू एक्स, तो इसका Q की वैल्यू Q1 साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो आर कॉस थीटा आएगा, दैट इज आर कॉस थीटा के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब ये आर क्यूब आएगा, तो डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट किया 0 से 90 डिग्री तक, तो यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू आएगा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो के Q1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, यहां पे माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, तो यहाँ माइनस कॉस 180 प्लस कॉस 0 होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन का 2 फैक्टर आएगा, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया के Q1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया, सेंटर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है। अब अभी हम लोग ने डिसाइड किया था कि सेंटर पे इंटेंसिटी आ गया, सेंटर पे हमने टोटल चार्ज 2q2 कंसंट्रेट किया था, 2q2 कंसंट्रेट किया था। अगर हम 2q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्फीयर पे फोर्स की वैल्यू आएगा, जबकि हमें हेमिस्फीयर के ऊपर ही फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। ये तो इंटेंसिटी आ गई, ये इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पे निकल करके आ गई, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी का पार्ट यहां पे कैलकुलेट होकर के आया। अब ये इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पे निकल करके आ गई, तो अब इस पूरे पार्ट पे यहां पर अगर हम आएंगे तो अभी हम लोग ने ये पॉइंट डिस्कस किया कि भाई इस तरीके से ये हेमिस्फीयर का पोजीशन था और इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ऐसे।
तो इसके ऊपर मैंने F1 फोर्स इस साइड की ओर दिखाया था, इस पे F2 फोर्स दिखाया था, वो भी F1 के इक्वल निकल करके, दोनों फोर्स यहाँ पे ट्वाइस Q2 का चार्ज रख करके फोर्स निकालें तो ट्वाइस F1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2R² के इक्वल आएगा। तो F1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² इंटू 2 के इक्वल, ये F1 की वैल्यू आ गई। ये फोर्स आ गया हेमिस्फीयर, तो मतलब हेमिस्फीयर ऐसे रखो उस पे फोर्स की वैल्यू जो आएगा वो एक इसी मैग्नीट्यूड में निकल करके आएगा, इसी मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट होकर के आएगा। ठीक है, ये टोटल वैल्यू एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R² के इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये टर्म्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा इसको और एनालिसिस करें तो इसके डायरेक्शन को भी जज करते हैं। इसका डायरेक्शन मैंने जैसे अभी ऐसे दिखाया कि इस डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इस साइड की ओर फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हेमिस्फीयर का रहा है वो इस रिंग के सेंटर पे इस साइड की ओर आ रहा है। इसका मतलब इसके डायरेक्शन को थोड़ा करेक्ट करें तो ये जो F1 फोर्स यहां पे लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है वो इस रिंग पे, ये हेमिस्फीयर पे इस साइड की ओर लग रहा है, F1 इधर की ओर लग रहा है। तो इस दूसरे वाले हेमिस्फीयर पे ये वाले फोर्स पे ये फोर्स F1 इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर धक्का देगा, इस साइड की ओर यहां पे फोर्स की वैल्यू रिप्रेजेंट हो। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन था फोर्स का डायरेक्शन। अब फोर्स का डायरेक्शन हमें पता चल गया और साथ साथ में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कितने के इक्वल निकल कर के आती है। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बिना किसी ट्रिक के या बिना किसी पॉइंट को अप्लाई किए डायरेक्ट अगर हम इनको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा या उसमें काफी डिफिकल्टी आएगी। तो इसमें हॉलोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। ठीक है, जिसमें हॉलोस्फीयर के अंदर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक चैलेंज की तरह लेकर के फिर से ट्राई करिएगा। ठीक है ना, ये ट्रिक अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा।